जलवायु परिवर्तन को रोकने के कारण जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाई गई है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह 11 दिसंबर 1997 को 11 दिसंबर माने आने वाला कल के दिन 1997 को क्योटो एक जगह है, क्योटो जापान में अपनाया गया। और 16 फरवरी 2005 को और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। इस पर कम से कम 55 देशों के द्वारा पर कम से कम 55 देशों के द्वारा हस्ताक्षर की गई। और दूसरी शर्त भी नवंबर 2004 के रूप में हस्ताक्षर के साथ सर ये देशों पर हस्ताक्षर की गई रहेगा क्या? एक मिनट। इस पर कम से कम 55 देशों ने हस्ताक्षर की, ठीक है। जी और सर। दूसरी शर्त भी नवंबर 2004 के रूप में हस्ताक्षर के साथ पूरी हुई। और इसके साथ इसके बाद 16 फरवरी 2005 को प्रोटोकॉल लागू किया गया। तो याद रखना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाई गई थी। और 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में इसको अपनाया गया है। और 16 फरवरी 2005 को इस क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया है। इस पर कम से कम 55 देशों ने हस्ताक्षर की है इस क्योटो प्रोटोकॉल पर। और दूसरी शर्त भी जो है वो नवंबर 2004 के रूप में हस्ताक्षर की गई क्योटो प्रोटोकॉल की जो सेकंड जो शर्त थी वो। और इसके बाद 16 फरवरी 2005 को
जो प्रोटोकॉल है सेकंड वाला उसको लागू किया गया। ये क्योटो प्रोटोकॉल का जो मेन पॉइंट था। इसके बाद हम लोग कुछ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, रियो समिट था, इसको तो देख चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए क्या ये लोग? जी जी सर। सर। इसके बाद एयर पॉल्यूशन का कुछ टॉपिक था। एयर पॉल्यूशन का कुछ टॉपिक था जिसमें छूट गया था क्लासिकल स्मोग। क्लासिकल स्मोग, जिसको कहा जाता है प्रकाश रासायनिक धुंध। प्रकाश रासायनिक धुंध। तो ये जिसके कारण होता है वो है वॉक्स प्लस फॉग प्लस सनलाइट। देखेंगे ये जो क्लासिकल स्मोग है वो है क्या एक्चुअल में। तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं जैसे लंदन हो गए, और भी जैसे यहाँ हमारे यहाँ दिल्ली कह सकते हैं, तो वहाँ जो एक तरह से कोहरा कहते हैं हम लोग, और कोहरा जो है उसमें सूर्य की किरणें और ये जो दो गैस हैं वॉक्स और सॉक्स, इसके मिश्रण जो होते हैं वो क्लासिकल स्मोक कहलाते हैं। इसके बारे में और कुछ जानकारी बता रहा हूं आपको। तो ये जो क्लासिकल स्मोक है, ये क्लासिकल स्मोक जब नॉक्स, सॉरी जब वॉक्स, सॉरी एक मिनट, नॉक्स ही है, नॉक्स और वो नॉक्स के साथ वॉक्स और सूर्य का प्रकाश एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं, तो वे प्रतिक्रियाओं का, तो वे प्रतिक्रियाओं का एक सेट शुरू करते हैं, एक सेट शुरू करते हैं, जो कई माध्यमिक प्रदूषण, जो कई माध्यमिक प्रदूषण जिन्हें
फोटोकेमिकल्स, ऑक्सीडेंट कहा जाता है। ऑक्सीडेंट कहा जाता है। ये फोटो केमिकल ऑक्सीडेंट जो है ये उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है लंदन स्मोक। लंदन स्मोक, ये 1952 में ये सामने आया था। और दूसरा है लॉस एजिल्स। लॉस एजिल्स, ये सामने आया था 1943 में। ये जो है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होते हैं, जिसको क्लासिकल स्मोक के नाम से भी जानते हैं। और इसे सल्फ्यूरस स्मोक और क्लासिकल स्मोक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका अन्य नाम जो है सल्फ्यूरस स्मॉग व क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक, ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है। आगे और कुछ लिखवाना है मुझे, इतना को पहले लिख लीजिए। हो गया सर। ठीक है। दूसरा जो है लॉस एजेंस। लॉस एजेंस, एजिल्स लिखवाया था, लॉस एजिल्स। तो ये जो लॉस एजिल्स होता है, इसका जो धुआं है, इसका धुआं दिन के दिन के सौर विकिरण की तीव्रता पर की तीव्रता पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज्यादा देर से कहें कि सौर या सूर्य का जो किरण है वो आएगा, उभरेगा, तो उसके आधार पर ही ये देर तक रहेगा या कम समय तक रहेगा। तो वो जो है वो सूर्य की जो विकिरण है उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है, ये लॉस एजिस जो है वो। अगली बात यह है कि इसकी प्रभाव क्या है।
तो इसका जो प्रभाव होता है वो दृश्यता में कमी होती है, मतलब लोगों को कम दिखाई देती है, और पौधों को नुकसान होता है इससे। समझिए पूरा पूरा कोहरा का कहानी है। तो इससे हम लोग को कोहरा से कम दिखता है, समझिए। कोहरा से पौधों को नुकसान होता है, पौधों को नुकसान होता है। ये सभी एयर पॉल्यूशन के जो है टाइप्स हैं। फिर इससे जो है आंखों में जलन होता है, आंखों में जलन होता है। सांस लेने में भी परेशानी होती है, इसका प्रभाव होता है, सांस लेने में परेशानी। और सिर दर्द, सीने में दर्द, जकड़न, अस्थमा, एवं चक्कर आना जैसी समस्या हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो यही इसका प्रभाव था, क्लासिकल स्मोक लॉस एंजल्स का। अब इसके बाद हम लोग वॉक्स के बारे में जानेंगे। तो वो जो होता है उसका पूरा नाम है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स है, सॉरी, कंपाउंड्स, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलाटाइल का वी, ऑर्गेनिक का ओ, और कंपाउंड का सी। तो जो वॉक्स है इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पशीट कार्बनिक यौगिक, वाष्पित कार्बनिक यौगिक। तो वाष्पिक कार्बनिक जो यौगिक होता है ये क्या है? तो सबसे पहले चीज ये जानना है कि आमतौर पर यह औद्योगिक सॉल्वेंट होते हैं, औद्योगिक सॉल्वेंट होते हैं। जैसे ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, थाइलीन ईंधन, थाइलीन ईंधन, ऑक्सीजनेट,
यह जल या जल उपचार में क्लोरीनीकरण, जल को साफ करने के लिए क्लोरीनीकरण होती है उसकी, तो जल उपचार में क्लोरीनीकरण द्वारा उत्पादित होती है, ये उत्पादित होती है। एक तरह से कहें कि ये उप उत्पाद है, मतलब एक तो जल को क्लोरीनीकरण करते हैं तो वो उत्पाद हो गया, और ये जो वॉक्स है उसमें जो निकलता है ये उप उत्पाद है, मतलब उत्पाद के अतिरिक्त उत्पाद को उप उत्पाद कहा जाता है। इससे एक और उत्पाद निकलता है जिसको कहते हैं क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। इतना चीज लिख लीजिए ये वॉक्स के बारे में। हो गया। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जानते हैं हम लोग, एसिड रेन। क्या होता है एसिड रेन, किसी को पता है क्या? शायद अम्ल वर्षा कहते हैं ना इसको। जी सर। तो ये जो अम्ल वर्षा है, जब जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान जो होता है 5.5 से 5.5 से कम होती है, कम होती है, तब एसिड रेन माना जाता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है कार्बन के 2 और जल की क्रिया जो है हाइड्रोजन के 2 से अधिक प्लस कार्बन के 3 से अधिक अणुओं के साथ जब क्रिया होती है तो वो एसिड रेन माना जाता है। और इस कंडीशन में सॉक्स जो है उसका H2SO4 के साथ भी क्रिया होती है, और जो नॉक्स है इसका HNO3 के साथ क्रिया होती है। तो वनस्पति और मिट्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो एसिड रेन होता है वनस्पति तथा मिट्टी पर
प्रभाव। सबसे पहला तो ये है कि बालों के जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। वह लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं को मारती है। ये नष्ट कर देती है भी लिख सकते हैं, वो नष्ट कर देना लिख देते हैं, नष्ट कर देती है। दूसरा जो इसका नुकसान है, वो पौधों की पत्तियों को विकास होने से रोक देती है, या विकसित होने से रोकती है, विकसित होने से रोकती है। प्लस लोहे की जो ऑक्सीकरण की जो दर होती है, लोहे की ऑक्सीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि करती है लिख सकते हैं, जिससे लोहा जो है बहुत जल्दी जंग लग जाता है या कहें कि खराब हो जाता है। और साथ ही साथ जो मिट्टी होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करती है, उर्वरा शक्ति या उपजाऊ क्षमता को कम करती है। और इसका जलीय जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जलीय जीव जब इसका पीएच मान 5.6 हो जाता है, तो 5.6 पर जो संवेदनशील जीव होते हैं, संवेदनशील जीव होते हैं या छोटे जीव जो होते हैं, छोटी मछली और भी कई सारे छोटे छोटे जीव जो होते हैं, वे मर जाते हैं। तो ये एसिड रेन का जो है वो खतरा है। ये इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं।
हो गया तो बताएंगे। ठीक है। लास्ट टाइम मैं जब आप लोगों को कार्बन के बारे में पढ़ा रहा था तो देखिएगा, सोर्स ऑफ कार्बन लिखवाया हूँ क्या? ठीक है। सॉरी। नहीं लिखे। ओके। तो हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ कार्बन। सोर्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का स्रोत कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो है वो दो प्रकार से इसका सोर्स होता है। एक प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव जनित। मानव जनित। तो कार्बन के स्रोत में प्राकृतिक जो होता है कार्बन, वो सबसे पहला होता है ज्वालामुखी। दूसरा होता है प्राकृतिक गैस का विदोहन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस। फिर तीसरा है बिजली का कड़कना, या गरजना बोलते हैं जिसको हम लोग। नेक्स्ट है बीज अंकुरण। उस जगह से भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद है जंगल की आग। ये प्राकृतिक सोर्स है कार्बन के रिलीज होने का। इसके बाद मानव जनित जो स्रोत है उसमें है यातायात, परिवहन के साधन संसाधन जो है। दूसरा है रेलवे। तीसरा है चिमनी प्लांट की जो अपशिष्ट चिमनी से निकाली जाती है, तो उससे भी कार्बन जो है वो उत्पन्न होती है। उसके बाद बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ उत्पाद उत्पादित करके जो शेष पदार्थ बच जाता है, ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, इससे भी कार्बन रिलीज होता है। और लास्ट, पराली के
जलाने से भी कार्बन रिलीज होती है। तो ये जो है मानव जनित या कहें कि कृत्रिम स्रोत है। हो गया। अरे पराली क्या है? देखिए कि हम जब खेती और खेती करने के बाद जब किसान जो है फसल कटाई कर लेते हैं, तो फसल की जो कटाई करते हैं, तो यहाँ फसल है और इसके यहाँ से कटाई करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इसको नराई बोलते हैं, नराई, है ना। तो इसको क्या करते हैं किसान जो है ना, इसके बचे हुए जो हिस्से हैं ऊपर को, तो वो गाय भैंस को खिलाने के लिए चारा का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जो नीचे जो बच जाता है, काटने से रह जाता है, उसको क्या करते हैं किसान खेत पे ही जला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बड़ी मात्रा में जो कार्बन है वो उत्पन्न होता है। और ये एक तरह से मानव के द्वारा की गई क्रिया है जिससे कि कार्बन उत्पन्न होता है, इसलिए उसको मानव जनित में लिखे हैं। ठीक है। जी सर। चलिए, इतना आप लोग के लिए पूरा कवर हुआ। और भी कुछ छूट गया होगा तो जरूर से आप लोग उसको कोई भी माध्यम से, या कहें कि ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से देख के लिख लीजिएगा। और समय क्या अभाव रहा है तो इतना किए हैं, है ना। और भी कुछ जैसे छूटता है तो जरूर से उस टॉपिक को लिख करके अगर बताइएगा तो मैं ही करवा दूंगा, या फिर आप लोग को ऑनलाइन कोई सोर्स मिलता हो तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो इन्वायरमेंट का जी क्लास इतना सर। ही रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास अपन देखते हैं, जैसे सर के हिसाब से जो फिटेबल होगा उसको अपन शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है। जी सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। वेलकम।